ईरान कह रहा है कि वो कोई बातचीत नहीं करने जा रहा है। अमेरिका की ओर से बातचीत करने के लिए आज उनकी टीम पाकिस्तान पहुंचेगी, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक कुछ भी तय नहीं है। इन सब के बीच हॉर्मुज में नया युद्ध अब शुरू हो चुका है। हालात विस्फोटक हो चुके हैं। ईरानी जहाज पर अमेरिकी कब्जे के बाद अब इधर लेबनान से जो एरियल तस्वीरें सामने आई है वो चौंकाने वाली भी है। ईरान मलबे के तब्दील नजर आ रहा है और ये दक्षिण लेबनान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए दक्षिणी लेबनान का क्या स्थितियां वहां पर इस वक्त लगातार उत्पन्न हुई है, लेकिन ये सारी स्थितियां तभी सिमट सकती हैं, तभी ठीक हो सकती है तमाम तस्वीरें जब बातचीत यहां पर हो। और तो क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार होगा, उसको लेकर भी हम बात यहां पर करेंगे। और देखिए पाकिस्तान में ईरानी राजदूत की यूएस को चेतावनी भी है, जहां पर रेजा अमीरी सीधे सीधे कह रहे हैं कि किसी भी धमकी से ईरान डरने वाला बिल्कुल नहीं है। ईरानी राजदूत ने यह तक कहा कि शांति वार्ता सिर्फ एक दिखावा है। ईरानी राजदूत ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से खफा ईरान भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन बातचीत की टेबल तक क्या वो आता है, क्या वो पहुंचता है बातचीत की टेबल तक या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस बीच अमेरिकी और ईरान के बीच बातचीत से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में संग्राम छिड़ चुका है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के बीच अमेरिकी नेवी ने ईरानी झंडे वाले कार्गो शिप को कब्जे में लिया है। ट्रंप के मुताबिक चेतावनी के बावजूद ईरानी जहाज नहीं रुका, जिसके बाद इंजन रूम में छेद कर जहाज को रोक दिया गया। फिलहाल ईरानी जहाज अमेरिकी मरीन्स की कस्टडी में है और ट्रंप के मुताबिक ईरान का यह कार्गो शिप हॉर्मुज के पास अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में दावा किया है कि ईरान झंडे लगे इस कार्गो का नाम टॉस्का है। ट्रंप ने दावा किया है कि यह जहाज करीब 900 फीट लंबा है और वजन में लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर है। ये तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले ही कह दिया था कि कोई भी अगर ईरानी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश करता है या फिर अगर अमेरिकी जहाजों के आसपास इर्द गिर्द आने का प्रयास भी करता है तो उस पर कब्जा किया जाएगा, उसको घेर लिया जाएगा। तो देखिए हॉर्मुज में ये जो नई घटना हुई है इसने टेंशन को और ज्यादा हाई कर दिया है। ईरान और अमेरिका समंदर में एक दूसरे के आमने सामने जरूर हैं, पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से आपको यहां पर दिखाते भी हैं। तो पहले हुआ क्या, ये आप समझिए। पहले हुआ ये कि एक कार्गो शिप जो वो हॉर्मुज को पार करने की कोशिश में था अमेरिकी नाकेबंदी के बीच, और इस जहाज पर टॉस्का नाम लिखा हुआ था और इस पर ईरानी झंडा लगा था। अमेरिकी नेवी ने इस जहाज को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन अमेरिकी नेवी की ओर से जारी चेतावनी के बावजूद जहाज लगातार आगे बढ़ता चला गया और इसके बाद अमेरिकी नाकेबंदी में मौजूद यूएस डिस्ट्रॉयर ने ईरानी जहाज पर फायरिंग कर दी। डिस्ट्रॉयर के जरिए गाइडेड मिसाइल से जहाज के इंजन रूम पर अटैक किया गया। इसके बाद कार्गो शिप ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। फिलहाल ये जहाज अमेरिका के कब्जे में ही है और यही टेंशन की बड़ी वजह भी बनी हुई है। और देखिए क्या पश्चिम एशिया में नया बारूदी तूफान उठने वाला है? क्या डेडलाइन से पहले ही सीजफायर टूट जाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह की खबरें और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच विध्वंस कभी भी शुरू हो सकता है। फिर तैयार हो रहा है जंग का मैदान, फिर मचने वाला है पश्चिम एशिया में कोहरा, टूटने वाली है सीज फायर की डेडलाइन। सीज फायर कागज में भले ही मौजूद हो, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य हलचल, समुद्र में तैनात जहाज और लगातार हो रही निगरानी इस बात का संकेत है कि भरोसा कमजोर पड़ चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों ही रणनीतिक मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, यानी शांति की परत के नीचे तनाव का लावा लगातार उबल रहा है। अगर एक भी चिंगारी भड़की तो यह सीज फायर पल भर में टूट सकता है और पूरा क्षेत्र फिर से युद्ध की आग में झुलस सकता है। तेहरान से आई तस्वीरें भी संघर्ष की तैयारी की ओर इशारा कर रही हैं। सड़कों पर बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ जुट रही है। महिलाओं की रैलियां और हथियारों के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि माहौल सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सख्त होता जा रहा है। संदेश साफ है, ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर सीज फायर पर दबाव बढ़ा या कोई नई सैन्य कार्रवाई हुई तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं और यही वो स्थिति है जहां से विध्वंस की नई लहर उठ सकती है।
दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिकी खेमे में भी हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। संभावित हमलों और जवाबी कार्रवाई को लेकर सैन्य और राजनीतिक स्तर पर लगातार समीक्षा हो रही है। हालिया रिपोर्ट में ये भी संकेत है कि सीजफायर के टूटने की आशंका को देखते हुए इमरजेंसी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यानी दोनों पक्ष सिर्फ इंतजार की स्थिति में हैं। एक छोटी सी घटना, एक गलत आकलन या एक उकसावे वाली कार्रवाई। स्पुतनिक की रिपोर्ट इस पूरे संकट की गंभीरता को और बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चुपचाप जॉर्डन में अपने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बदल दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में थाट और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मूवमेंट साफ देखी गई है। ये बदलाव किसी सामान्य अभ्यास का हिस्सा नहीं, बल्कि संभावित हमले के खतरे का संकेत माना जा रहा है। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका के बीच अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा रणनीति को मजबूत किया जा रहा है। यानी आने वाले घंटे एक बार फिर विध्वंसक युद्ध की आशंकाओं से घिरे हैं। तो देखिए, तनाव की स्थिति तो है पूरे मिडिल ईस्ट में और खास तौर पर जो एपिसेंटर बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम तमाम डिटेल्स यहां पर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र, अब जो हालात इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है काफी विस्फोटक हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका जो है उसके कब्जे में इस वक्त ईरानी जहाज है। तो आगे क्या समीकरण बनते हुए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि तनाव तो चरम पर है और एक तरफ बातचीत की कोशिशें यहां हो रही, लेकिन ईरान अब तक तो तैयार नहीं हुआ। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आज भी एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जो कि जिस पर दोनों देश सहमति नहीं बना पा रहे हैं। और जो टसल शुरू हुई है इस पूरे रीजन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, हमने देखा है कि जिस तरह से अमेरिकन शिप की तरफ से जो फायरिंग की गई है रैंडम शिप पर और उस पर कब्जा कर लिया गया है। यूएस मैरीन उस शिप पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जो तनाव वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में अमेरिका साफ कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने पूरी तरह से ब्लॉकेड किया है और वो तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान इन शर्तों को नहीं मानता है। लेकिन वहीं ईरान इसको सीज फायर का उल्लंघन बता रहा है और वो ये कह रहा है कि जिस तरह से उसकी शिप पर हमला हुआ है और उसका शिप अब अमेरिकन कब्जे में है, तो ऐसे में ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अच्छा, कल एक अमेरिकी थिंक टैंक था, उसमें ये लिखा गया था, अब जो बातचीत यहाँ पर हो रही है, अमेरिका बहुत ज्यादा भरोसा यहाँ पर पाकिस्तान पर कर रहा है, उसमें साफ संदेश ट्रंप को दिया गया था कि आप ज्यादा भरोसा मत कीजिए, आसिम मुनीर पर आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तालिबान के साथ गए थे गठबंधन करने। तो क्या ये भरोसा किया जा सकता है? देखिए, फिलहाल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लगातार कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो एक पीस मेकर के तौर पर उभरे। और हालांकि इसको लेकर हमने ये देखा है कि उसको कामयाबी मिली है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मौका दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए जो भी पाकिस्तान अब आज कर रहा है वो कंप्लीटली अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस पर, अमेरिकी इशारों पर वो तमाम चीजें कर रहा है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि जो पिछली बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, अगली बातचीत भी इस्लामाबाद में होने जा रही है। ये इस तरफ इशारा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह से आसिम मुनीर के सीधे संबंध IRGC के साथ रहे हैं, तो ऐसे में उनको चेताया गया है, अमेरिकन सरकार को चेताया गया है इस थिंक टैंक की तरफ से कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यहां तक कि इजराइल भी ये साफ कर चुका है कि पाकिस्तान वो देश है जिस पर जो आतंकवाद को समर्थन देता रहा है और 22 अप्रैल वही तारीख है जहां पर पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, यहाँ पर आपने तमाम डिटेल्स बहुत अच्छे से बारीकी से यहाँ पर हमें समझाया भी। और लगातार जो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई, देखिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए सारे समाधान यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। एक बड़ी खबर भी इस बीच यहाँ पर आ रही है, हॉर्मुज में अमेरिकी एक्शन के खिलाफ ईरान की चेतावनी सामने आई। ईरान ने जब्त किए गए जहाज को छोड़ने के लिए कह दिया है। अमेरिका लगातार उस जहाज पर अपना नियंत्रण कर रहा है, लेकिन सीधी धमकी ये ईरान की तरफ से अमेरिका को कि उसका जो जहाज उसके कब्जे में है उसको तुरंत छोड़ा यहां पर जाए। अब छोड़ा जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा, देखिए ये तो अमेरिका और अमेरिकी सैनिक ही यहां पर जाने, लेकिन अगर आने वाले वक्त में अमेरिका इस जहाज को नहीं छोड़ता है तो युद्ध और ज्यादा खतरनाक रूप अख्तियार यहां पर कर सकता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूर्ण रूप से अगर घेरेबंदी इस तरीके से हुई तो तमाम जो जहाज वहां पर मौजूद है उनके जो आना जाना है वो भी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर ये कब्जा इसी तरीके से बरकरार रहा इस जहाज पर तो और अटैक ईरान की ओर से हो सकते हैं, फिर अमेरिका और अटैक करेगा, तो ऐसे तो फिर से एक बार पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो सकता है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉकेड करने की घोषणा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब से कुछ दिन पहले की थी, जिसके बाद अब यूएस का सेंट्रल कमांड उस एरिया में डिप्लॉयमेंट कर चुका है और वो किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने का तरीका है ताकि ईरान बातचीत की मेज पर आए और अमेरिकी शर्तों को
सीधे तौर पर माने, लेकिन जिस तरह से अब एस्केलेशन हुआ है अमेरिका की तरफ से, जिसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो ब्लॉकेड है उसको ये ईरानियन शिप जो है वो वायलेट कर रहा था, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई और उस शिप को फिलहाल कब्जे में ले लिया गया है। और ये 6 घंटे की कार्रवाई थी, जिसके बाद इस शिप को अब यूएस मेरीन्स के कब्जे में ले लिया गया है। लेकिन अब ईरान ये साफ तौर पर कह रहा है कि अगर आप शिप को रिलीज नहीं करते हैं तो वो भी अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये तब हो रहा है कि जब इस्लामाबाद में बातचीत से ठीक एक दिन पहले इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो एस्केलेशन है वो बड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका इस शिप को रिलीज करता है या दबाव बनाने के लिए ही वो इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन शैलेंद्र, एक बात यहां पर आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि अब तक बड़ी बातचीत की यहां पर बात हो रही थी कि बातचीत होगी। इसके अलावा ट्रंप की ओर से भी आपने यहां पर देखा किस तरीके से कई सारी धमकियां लगातार दी जा रही थी। सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा दें। देखिए, इस बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक्शन तेज कर दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हॉर्मुज़ में ईरानी माइंस को हटाने के लिए अमेरिका ने सी रोबोट उतार दिए हैं। यूएस सेना ने समुद्र में माइंस को खोजने और खत्म करने के लिए समुद्री रोबोट्स को और ड्रोन्स की तैनाती बाकायदा वहां पर कर दी है। आप देखिए, ये हम एआई से जनरेटेड एक वीडियो आपको यहां पर दिखा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही इस वक्त सबसे बड़ा एपिसेंटर लगातार बना हुआ है और नहीं समझ आ रहा कि वहां के हालात किस तरीके से यहां पर ठीक होंगे। तो देखिए, ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां पर वार्ता से ज्यादा बारूदी बयान दिए जा रहे हैं। खबर तो यहां तक आ गई है कि ईरान भी आर पार के मूड में इस वक्त है और उसने हॉर्मुज़ में मौजूद अमेरिका के 16 युद्धपोत पर हमला करने की सीधी धमकी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अगर वार्ता फेल हुई तो हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। हॉर्मुज़ में घिरा अमेरिका का 5वां बेड़ा, व्हाइट हाउस में आपातकाल मीटिंग। ईरान युद्ध वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट से ही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को दुनिया भर में बेइज्जत करने में जुटे थे, अब उस ईरान ने ऐसा हॉर्मुज़ हमला किया है कि पिछले 18 घंटे से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। हालात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े के जिन 16 युद्धपोतों को लगाया हुआ था वो पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने यह दावा किया है कि लगभग 40 दिन के हमलों के बावजूद ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं, जिसके दम पर ईरान एक बार फिर से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर दुनिया हैरान रह गई है। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर हम ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करते तो ईरान परमाणु बम बना लेता और इजराइल का वजूद मिटा देता। नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रहा था, इसीलिए उस पर हमला हुआ है। फिलहाल ईरान ने साफ कहा है कि हम हॉर्मुज़ और ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर अमेरिका से तब तक जंग कर सकते हैं जब तक कि हम अपने दुश्मनों को कड़वी हार नहीं दे देते। ईरान का हॉर्मुज़ हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने हॉर्मुज़ को फिर से पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक कोई भी जहाज यहां से गुजर नहीं पाएगा। इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने ईरान के खिलाफ समंदर में 3 घेरे बना दिए हैं ताकि ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन ईरान ने अब ऐसा पलटवार किया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट ने 13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर की जो घेराबंदी शुरू की थी, अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांटा है ताकि कोई भी ईरानी जहाज बाहर न निकल सके। पहली परत आउटर रिंग
विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के युद्धपोत जो लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों से निगरानी कर रहे हैं। दूसरी परत मिडिल रिंग, अर्ली बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो किसी भी संदिग्ध हलचल को रोकने के लिए तैनात हैं। तीसरी परत कोस्टल रिंग, मानव रहित समुद्री ड्रोन और छोटे पेट्रोल वेसल्स जो सीधे ईरान के बंदरगाहों के मुहाने पर नजर रखे हुए हैं। अब ईरान ने घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पारंपरिक नौसेना के बजाय असममित रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने इस अभेद्य घेरे को तोड़ने के लिए हमले के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान बना लिया है। मच्छर बेड़ा, ईरान के पास हजारों की संख्या में छोटी, तेज और फुर्तीली नावें हैं। ये नावें रडार की पकड़ में नहीं आती और चट्टानी गुफाओं में छिपी रहती हैं। ये एक साथ झुंड में हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों को उलझाने की ताकत रखती हैं। कामिकेज और मरीन ड्रोन, ईरान ने शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और पानी के नीचे चलने वाले मरीन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है जो सीधे युद्धपोतों के सबसे कमजोर हिस्से जैसे प्रोपेलर या हल से टकराकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें, खुफिया रिपोर्टों ISW के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने मिसाइल साल्वों में क्रूज मिसाइलों की संख्या बढ़ाई है। हज कासम जैसी मिसाइलें जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर है, गहरे समुद्र में खड़े अमेरिकी बेड़े को निशाना बना सकती हैं। स्मार्ट माइंस, ईरान ने हॉर्मुज में ऐसी माइंस बिछाई हैं जो केवल खास तरह के इंजनों की आवाज सुनकर फटती हैं। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जो 16 युद्धपोत ईरान को घेरने में लगाए वो अब ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं और अब इसीलिए सिचुएशन रूम में ट्रंप ने टॉप कमांडर और जनरलों के साथ मीटिंग की है जिसमें ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। 60% मिसाइल लॉन्चर से हमले को तैयार ईरान। بدون شک اصلا نفذ مذاکره مال این است که خلاصه طرفین به یک تفاهمی برسن ولی ما در حقیقت اون چیزی که برای ما اصل بوده این بوده که این بی‌اعتمادی همون نکته‌ای که اشاره کردم ما حسن نیت داریم. ईरान की नई धमकियों से साबित हो चुका है कि वो ट्रंप की बेतुकी शर्तों और दबाव के खिलाफ अब जंग को आखिरी विकल्प मानकर चल रहे हैं। इसीलिए अब दावे होने लगे हैं कि 20 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। ये मीटिंग ऐसे वक्त कैंसिल हुई जबकि सीज फायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। अब सवाल उठता है कि ईरान बातचीत के बजाय बारूद से फैसला करने पर उतारू क्यों है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के मिसाइल बंकरों और पहाड़ियों पर अभी भी इतने ज्यादा घातक और भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। खुद अमेरिका के खुफिया विभाग के एक सूत्र के हवाले से अमेरिकी मीडिया CNN ने दावा किया है कि ईरान के पास अभी भी 60% मिसाइल लॉन्चर बचे हैं जो लंबा युद्ध लड़ने के लिए काफी हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ 2 हफ्तों के युद्ध विराम के दौरान युद्ध के अगले फेज की जमकर तैयारी की है। इन 2 हफ्तों के दौरान ईरानी सेना एक बार फिर से अपनी शक्ति को संभाल रही है। जरा देखिए पूरी खबर। सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा और लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि ईरान के हथियारों के जखीरे का सही आकार अभी भी साफ नहीं है। इंटेलिजेंस के आकलन से उसकी बची हुई क्षमताओं का सिर्फ मोटा मोटा अंदाजा ही मिलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों के अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोनों का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चर्स का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ कर सकता है। या फिर अगर युद्ध विराम के बाद फिर से तनाव भड़कता है तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वे जरा सी भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद भी ईरान के पास अभी भी अपने जखीरे का लगभग 40% हिस्सा बचा हुआ है।
और ये ड्रोन एक शक्तिशाली डेटरेंट साबित हो रहे हैं। कुछ अमेरिकी अनुमानों के मुताबिक ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को मलबों से निकाल रहा है जो अमेरिका इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे। उन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है। जब ये काम हो जाएंगे तो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच जाएगा। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास जितने मिसाइल लॉन्चर थे उसका 70% हिस्सा उसके पास 40 दिनों के युद्ध के बाद भी रहेगा। ईरान के पास मिसाइलों की भी काफी क्षमताएं अभी भी मौजूद हैं। संघर्ष विराम के समय उसने लगभग 100 ऐसे सिस्टम बरामद किए जिन्हें गुफाओं और बंकरों में छिपा कर रखा गया था, जिससे उसके चालू लॉन्चरों की संख्या बढ़कर युद्ध पूर्व के स्तर लगभग 60% तक पहुंच गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर लिखा, ये साफ नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का संघर्ष विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। باید اون رویکرد گفتگوی خودشون رو از یک جانب گری و روحیه‌ای که بخوان یه چیزی رو بر ما تحمیل بکنن از این دست بردارن و تجربه کردن که چنین چیزی اتفاق نمیفته. हॉर्मुज में लंबी जंग को तैयार ईरान, चीनी सैटेलाइट निशाना अमेरिकी अड्डे। जब से अमेरिका ने चारों तरफ से हॉर्मुज की नाकेबंदी की है, उसके बाद से ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसी जंग की तैयारी कर ली है जो अमेरिका के लिए मौत का भंवर साबित हो सकता है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान ने जितना खेला किया है, उसमें चीनी सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा हाथ सामने आया है। ईरान ने मौजूदा जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए चीन के बने एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है और इसे उसने पिछले साल चुपके से हासिल किया था। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी मीडिया के दावे के मुताबिक दूसरे दौर की बातचीत में अमेरिका और ईरान की तरफ से कौन कौन यहां पर पहुंच रहा है। तो आप देखिए यहां पर क्या जरूरी है वो आपको यहां पर दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन यहां पर पहुंच रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जिसमें जेडी वैंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए ईरानी प्रतिनिधि मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो कि संसद के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री वहां के अब्बास अरागची और अली बाघेरी कानी वो भी इसमें शामिल होंगे। जेडी वैंस फिर अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद भी हैं, वो भी इस टीम का हिस्सा होंगे। यानी कि लगभग ये वही चेहरे रिपीट होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं जो पहली दफा भी यहाँ पर पहुंचे थे बातचीत करने के लिए। तो शैलेंद्र लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे ही समझना चाहेंगे, बातचीत की टेबल तैयार तो हो गई है, लेकिन ईरान की तरफ से देखिए अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया कि वो आएंगे या फिर नहीं। तो वाकई क्या ईरान तैयार है? क्योंकि उनका तो जो जहाज है वो भी अमेरिका ने कब्जा किया हुआ, उसने कहा पहले आप उसको छोड़िए। देखिए, फिलहाल ईरान की तरफ से शिवानी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ईरान के मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगा और जिस तरह से अमेरिका दबाव बना रहा है, जिस तरह से अमेरिका जो इरेस्पॉन्सिबल कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो डिमांड्स है वो इरेस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे में ईरान अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगा। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मौका है जहां पर बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से डेलीगेशन भेजा जा सकता है, क्योंकि अब तक ऑफिशियली औपचारिक रूप से कोई इसको इनकार नहीं किया गया। लेकिन ये भी साफ है कि जब बातचीत की मेज पर दोनों ये आमने सामने होंगे इस्लामाबाद में, तो जाहिर तौर पर जो न्यूक्लियर डस्ट है, यानी कि जो परमाणु एनरिचमेंट का जो उनके पास स्टॉक है, वो उसका क्या करना होगा, साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह से दोनों देश आमने सामने हैं, उसको कैसे ईज आउट किया जाएगा, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि ईरान ने ऑफिशियली कोई स्टैंड इसको लेकर लिया है या नहीं लिया है। शैलेंद्र, प्रेशर बनाने की तो पूरी कोशिश हो रही है, जैसा आपने कहा कि अमेरिका ने इसीलिए उसको कब्जे में लिया है जहाज को, ताकि बातचीत की टेबल ताकि ईरान यहां पर आए। लेकिन आपको लग रहा है वही सेम चेहरे रिपीट यहां पर हो रहे हैं, कोई बातचीत अब आगे बन पाएगी? क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मांगे अमेरिका की तरफ से रखी जा रही है, इतनी तो हम नहीं मांग सकते, क्योंकि एक तरीके से ईरान ऐसे पंगु हो चुका होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि आप परमाणु कार्यक्रम हटा दो, हॉर्मुज स्ट्रेट खाली कर दो,
तो ऐसे तो पंगु हो जाएगा, ईरान के पास खुद का कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए, ये दो बड़ी बातें हैं, ये दो बड़ी डिमांड्स हैं जो कि अमेरिका की तरफ से रखी जा रही हैं। एक तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से खुला करे ईरान, और दूसरे साथ ही साथ जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसको बंद करे, और जो न्यूक्लियर डस्ट है यानी जो एनरिच यूरेनियम है उसको हैंडओवर किया जाए अमेरिका की। दो ऐसी डिमांड्स हैं जिनको मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो आखिरी बातचीत इस्लामाबाद में हुई थी उसके बाद से अभी तक लगातार दोनों देश संपर्क में है वाया मीडिएटर्स। तो जाहिर तौर पर यह एक अच्छा संकेत हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं चाहती कि वॉर कंटिन्यू हो, क्योंकि इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर आ रहा है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। तो ऐसे में जब बातचीत आगे होती है तो ये ऐसे इश्यूज है जिनको रिजॉल्व करने के लिए दोनों देशों को आमने सामने बैठना ही होगा। और अच्छी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ जहां धमकियां दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, लेकिन वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। बेशक, और देखिए जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, हमेशा कहते आए हैं शैलेंद्र की ये जो युग है ये युद्ध का युग बिल्कुल भी नहीं है। बातचीत और कूटनीति यहां पर होनी चाहिए, तभी कोई समझौता संभव है। बहुत शुक्रिया। अब देखिए ट्रंप ने इजरायल की तारीफ क्या की कि बैटल ग्राउंड में नए जंग की चर्चा यहां पर शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने इजरायल को अपना ग्रेट और बोल्ड अलाय बताया है, और साथ ही यह कहा है कि इजरायल को पता है कि जंग कैसे जीती जाती है। इसके जवाब में नेतन्याहू ने अमेरिका को अपना सबसे शानदार दोस्त बता दिया। एक मोर्चे पर इजरायल ने लेबनान में सीज फायर का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की तारीख खत्म होने वाली है। सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान किसी नए जंग का आगाज करने वाले हैं, या डील से पहले दबाव बनाया जा रहा है। जंग के बीच ईरान से हुंकार की अलग तस्वीर आई। हजरत फातिमा मासूमा के जन्मदिन पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरी। महिलाओं के हाथों में बंदूकें थीं। तेहरान की सड़कों पर महिलाओं की इस रैली के जरिए ईरान ने बताने की कोशिश की, ईरान की महिलाएं भी देश के साथ खड़ी हैं और उनके इरादे पक्के हैं। लेबनान से लेकर तेहरान तक फैलती इस जंग की आंच अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ग्लोबल टकराव का ट्रिगर पॉइंट बनती जा रही है। नेटो के कई देश ट्रंप की रणनीति के खिलाफ हैं। यूरोप खुलकर इस युद्ध में शामिल होने से बच रहा है, लेकिन अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। मतलब साफ है, यूएस के सहयोगियों में भी दरार है, लेकिन जंग की तैयारी जारी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो तेहरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों से खाड़ी देशों में खलबली मच गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि खाड़ी देशों पर जब आईआरजीसी ने यूएस बेस को टारगेट किया, तो चीन के जासूसी सैटेलाइट ने उनकी मदद की। चीन के TEE-01B सैटेलाइट ने मार्च में खाड़ी में अमेरिकी बेस के कोऑर्डिनेट और फोटो ईरान की सेना आईआरजीसी को एक्सेस करने दिए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानकारी इकट्ठा की। इसके अलावा जॉर्डन में मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस, बहरीन में यूएस 5th फ्लीट बेस, इराक में इरबिल एयरपोर्ट, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप ब्यूहरिंग यूएस बेस, ओमान में डुक्म हवाई अड्डे की जानकारी इकट्ठा की। इससे ईरान को सटीक हमले करने और नुकसान का आकलन करने में बड़ी मदद मिली। अमेरिकी इंटेलिजेंस अब इससे चीन का एक्टिव रोल बता रहा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन लीक डॉक्यूमेंट और ऑर्बिटल डेटा इस कहानी को मजबूत करते हैं। तो सवाल है कि क्या अमेरिका इस बार खाड़ी में अपने बेस को एक्टिव ना कर डायरेक्ट इजराइल को हमलों का लॉन्च पैड बनाएगा? इस पूरे टकराव का सबसे खतरनाक मोर्चा फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। और अभी हालात ये हैं, ईरान ने रास्ता रोक रखा है, अमेरिका ने जवाब में नाकेबंदी कर दी है और जहाजों का रूट बदलना शुरू हो गया है। यानी तेल, व्यापार और सप्लाई चेन सब खतरे में है। अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम, ग्लोबल महंगाई और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था तक हिल सकती है। जंग के बीच ईरान ने एक अलग मैसेज देने की कोशिश की है। तेहरान की सड़कों पर हजारों महिलाओं की रैली, हाथों में हथियार और चेहरे पर चुनौती। ये सिर्फ रैली नहीं थी, ये एक संदेश था। अगर जंग हुई तो सिर्फ सेना नहीं, पूरा देश लड़ेगा। ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसकी जनता तैयार है और मनोबल टूटा नहीं है। अब सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी जेट्स की तैनाती, इजराइल का आक्रामक रुख, हॉर्मुज में टकराव और ट्रंप का विनिंग स्टेटमेंट।
ये सब मिलकर क्या बता रहे हैं? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है?